मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मैं अपने बचपन को बड़े खूबसूरत अंदाज में जी रही थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। कोई भी चीज़ मांगने से पहले हाजिर हो जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियाँ बहुत देर तक एक जगह नहीं रहती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मेरे माँ बाबा किसी काम से बाहर गए थे और घर वापस लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे माँ बाबा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। फिर मेरे चाचा मुझे अपने घर ले गए, लेकिन मेरी चाची मुझे एक आग भी पसंद नहीं करती थी। वो मुझे हमेशा भला बुरा कहती। चाचा भी चाची के आगे कुछ नहीं बोलते थे। फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। अभी मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। चाची ने मेरी शादी मुझसे काफ़ी बड़े आदमी से करवा दी। फिर भी मैंने अपने से बड़े उम्र के आदमी से शादी कर अपने आप में ही समझौता कर लिया। मैंने सोचा, क्या हुआ, मेरे पति मुझसे बड़े हैं, पर अगर उनके विचार अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी सोच विचार के साथ मैं ससुराल आई। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी और शादी के लाल जोड़े में मेरी खूबसूरती और निखर गई थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और मन ही मन अपने पति के आने के इंतज़ार में दरवाजे के दस्तक को महसूस कर रोमांचित हो रही थी। काफ़ी देर हो गई पर मुकेश रूम में नहीं आए। इंतज़ार के वह पल कांटों की तरह चुभने लगे। चाहे दुनिया मुकेश को मेरा बूढ़ा पति कहे, चाहे कुछ भी कहे, पर शादी होने के बाद मैं उनसे दिल से बहुत प्यार करने लगी थी। मैं इसी इंतज़ार में थी कि मुकेश कब रूम में आएंगे और मैं उनसे अपने मन की बात कहूँगी। इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी हो रही थी पर दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। मेरा मन बेचैन हो रहा था। आखिर मैं कितना इंतज़ार करूँ। काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर मैं सहम गई। मैंने अपने घूंघट के आड़ से देखा तो मुकेश थे। मेरा वह इंतज़ार खत्म हुआ। बरसों बाद मैं अपने जीवन में किसी अपने को महसूस करने वाली थी, क्योंकि माँ बाबा के गुजर जाने के बाद अब मुझे कोई अपना नहीं लगता था। बस बचपन से यही सोचती थी कि जिस इंसान से मेरी शादी होगी मैं उसे बहुत प्यार दूंगी और वह भी मुझसे बहुत प्यार करेगा और मुझे अपना समझेगा। अभी मैं यही सोच रही थी, तभी मुकेश ने झट से मेरा घूंघट उठाया। मैं डर गई। वह मुझसे कहने लगे, पहले तुम यह बताओ कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे कितने चाहने वाले हैं। अपने पति के मुंह से यह सब बात सुनकर मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, भगवान के लिए ऐसा ना कहे। क्या खूबसूरत होना बुरी बात है? मुकेश ने कहा, नहीं, बुरी बात नहीं है, पर तुम जितनी ही खूबसूरत हो उतना ही मैं बदसूरत हूँ। फिर भी तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा, क्योंकि मेरे घर वालों ने आपसे मेरी शादी करवा दी तो मैंने कर ली। मुकेश ने कहा, नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। तुम्हारा जरूर किसी लड़के से चक्कर होगा, तभी तुम्हारे घर वाले जल्दी से मेरे जैसे इंसान से तुम्हारी शादी कर दिए। मैं अपने पति के पैर पर गिर गई और कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान के लिए ऐसा ना कहे। मेरे लाख समझाने के बाद भी मेरे पति मुकेश मेरी बातों को मानने को तैयार नहीं थे। वह तेज तेज चिल्लाने लगे। रूम में चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी सासू माँ दौड़ते हुए कमरे में आई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और रोते हुए उनके पैर पर गिर गई और अपने पति मुकेश की सारी करतूतें अपनी सासू माँ को बताई। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुकेश को बहुत समझाया, पर उसने किसी की एक न सुनी। वह बस चिल्लाते रहे कि यह औरत बदचलन है। दरअसल मुकेश एक शराबी किस्म के आदमी थे और शराबी लोगों के बीच उनकी संगति थी। उन्हीं लोगों में से किसी आदमी ने मेरे कमरे में आने से पहले ही उन्हें भड़का दिया था कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, ज़रूर उसमें कोई कमी है, वरना वह तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करती। उसने अपने घर वालों
से एक बार भी विरोध नहीं किया और तुम जैसे इंसान से शादी करने को तैयार हो कैसे हो गई? जरूर दाल में कुछ काला है। यही बात मुकेश के दिल में बैठ गई और वह मुझसे नफरत करने लगे। वह सुहाग रात तो किसी तरह बीती, पर अगली हर रात मुकेश शराब पीकर आते। पहले मुझे जली कटी सुनाते, उसके बाद अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरा कर मुझे अपने रूम से बाहर निकाल देते। मैं हर रात इस पीड़ा को बर्दाश्त करती। कभी कभी मन में आता, ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है या तो मैं मर जाऊं या मुकेश। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खबर सुनकर मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई, क्योंकि मुकेश जैसे पिता के छांव में मैं अपने बच्चे को जन्म दूं, उसकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने सासू माँ से इस बच्चे के अबॉर्शन के बारे में बात की। मेरी सासू माँ ने अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया, पर मैं मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए मैं अकेली ही हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि बच्चा मेरे पेट में 4 महीने से ज़्यादा हो गया था और मेरी जान को खतरा था। यह सुनकर मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे यह बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल से आते वक्त रास्ते में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे देखने के साथ ही मानो मेरी दुनिया ही बदल गई। बरसों बाद अभय को देखते ही मेरे चेहरे का रंग खिल गया। यह अभय कोई और नहीं था, यह मेरे क्लास में पढ़ने वाला मेरे बचपन का दोस्त था। और मैं और अभय दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसी टाइम हम दोनों की दोस्ती हुई थी। यह दोस्ती अभी प्यार में बदलने ही वाली थी कि मेरी चाची और मेरे चाचा ने मेरी शादी करवा दी। मेरी और अभय की नज़रें जब आपस में मिली तो हम दोनों एक दूसरे को कुछ वक्त देखते ही रह गए। अभय ने मुझसे कहा, कविता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुना था तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे पति कहाँ हैं? वह साथ में क्यों नहीं आए? अभय के यह सवाल पूछते ही मेरी आंखें डबडबा गई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप छलकने लगे। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और कहा, कविता तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ। अच्छा चलो हम कहीं बैठकर बातें करते हैं। मुझे भी अपने दिल की बात किसी को बतानी ही थी, इसलिए मैं अभय के साथ एक छोटे से होटल में चाय पीने के बहाने चली गई। मैंने अभय से अपनी पूरी आपबीती बताई। मेरे बारे में अभय ने जब सुना तो वह सन्न रह गया। उसने कहा, कविता तुम क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं तुम्हें पसंद भी करता था, पर अचानक तुम कहाँ गायब हो गई? मैंने कई लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मेरे सारे अरमान चकनाचूर हो गए। मैं बहुत टूट सा गया था और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं कनाडा चला गया। अभी कुछ ही दिन पहले कनाडा से अपने गांव लौटा हूँ। पर कविता तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो? मैंने कहा, क्या करूँ, यह सब बर्दाश्त करना अब मेरी मजबूरी हो गई है। अच्छा अभय, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं घर चलती हूँ। अभय ने मुझसे पूछा, अच्छा कविता तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम रहती कहाँ पर हो? मैंने अभय से कहा, जाने दो, तुम जानकर क्या करोगे? अगर कभी भूले भटके तुम मेरे घर आ गए तो मेरे पति को तो जानते ही हो, वह बेवजह मुझ पर शक करते हैं और तुम्हें देखने के बाद तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा, इसलिए जाने दो, अब मैं जा रही हूँ। अभय ने कहा, रुक जाओ कविता, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी नहीं आऊँगा, पर फिर भी बता दो कि तुम रहती कहाँ पर हो। मैंने अभय को अपने ससुराल के गांव का नाम बताया। मेरे गांव का नाम सुनते ही अभय चौंक कर बोला, क्या तुम्हारी शादी मेरे गांव में हुई है? अच्छा, तो तुम्हारी शादी उसी मुकेश से हुई है जो शराब पीकर सड़क पर लेटा हुआ मिलता है? उसके शराब पीने से उसकी माँ बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घर वाले उस मुकेश के पल्ले तुम्हें बांध दिए। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा कविता, जाते जाते अपना मोबाइल नंबर तो दे दो,
कभी कभी फ़ोन पर तुमसे बातें हो जाएंगी। मैंने अभय को नंबर दे दिया और अपने घर आने लगी। घर आते ही मैंने जो मंजर अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने देखा मेरे घर पर भीड़ इकट्ठा थी। मुझे देखते ही मेरी सासू माँ मुझे पकड़कर फपक फपक कर रोने लगी। मैंने अपनी सासू माँ को संभाला। समाज और लोक लाज की वजह से मैंने भी 2 आंसू बहा दिए। पर मैं सच बताऊं तो मुझे मुकेश जैसे पति के मर जाने का थोड़ा भी गम नहीं था। मेरे पति मुकेश अब इस दुनिया से जा चुके थे। शायद ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई और वह मर गए। मुकेश का अंतिम संस्कार होने के बाद मैं अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर समझ रही थी। मुकेश का अंतिम संस्कार होने के बाद मैं अपनी सासू माँ के साथ रहने लगी। अभय का घर मेरे घर के कुछ ही दूर पर था। अभय रिश्ते में मेरा देवर लगता था। अभय हर शाम टहलते घूमते मेरे घर आ जाया करता था। मेरी सासू माँ उसे देखकर बहुत खुश होती। मैंने अपनी सासू माँ से अभय के बारे में बता दिया था कि ये मेरे क्लास में ही पढ़ता था। मेरी सासू माँ को अभय के आने पर कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि अभय जब आता तो वह बहुत खुश रहती। अभय बहुत अच्छा लड़का था। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ मुझसे बात करता, वो जब भी आता वह मेरी सासू माँ के दुख सुख के बारे में भी पूछता। अगर मुझे कभी हॉस्पिटल जाना होता तो मेरी सासू माँ अभय के साथ ही मुझे भेज देती। ऐसे ही किसी तरह मेरा 9 महीना बीत गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अपने पोते को देख मेरी सासू माँ बहुत खुश हुई। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और मैं भी बहुत खुश थी। पर शायद हमारी यह खुशियाँ कुछ ही दिनों तक टिक सकी। एक दिन की बात है, मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरी सासू माँ मेरे बेटे यानी कि अपने पोते के साथ खेल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई हमारे घर के दरवाजे को तेज तेज पीट रहा था। मेरी सासू माँ और मैं इस तरह का आवाज़ सुनकर डर गए। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आप बच्चे को लेकर रूम में चले जाइए। मेरी सासू माँ मेरे बेटे को लेकर रूम में चली गई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक लड़की थी जो तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए मुझसे कह रही थी कि अगर खैरियत चाहती हो तो मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने उस लड़की से पूछा, आप कौन हैं, पर आप यह सब क्या कह रही हैं? किसका पीछा छोड़ दूँ? उस लड़की की आवाज़ सुनकर पीछे से मेरी सासू माँ भी आ गई। मेरी सासू माँ ने कहा, अरे ये तो अभय की बहन है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? उस लड़की ने मेरी सासू माँ से भी चिल्लाते हुए कहा, आपकी बहू की वजह से मेरा भाई बदनाम हो रहा है। अगल बगल के लोग उसकी बदनामी कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि चिल्ला क्यों रही हो? मेरी सासू माँ ने अभय की बहन से कहा, देखो बेटी, मैं गांव या समाज का मुंह तो नहीं बंद कर सकती, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों के मुंह से यह बात सुनी थी, पर मैंने इस बात को इग्नोर किया और घर आकर भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि यह सब अफवाह है और कुछ नहीं। और ज़्यादातर लाचार और बेबस लोगों की ही झूठी अफवाह उड़ती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मुझे अपनी बहू कविता पर पूरा विश्वास है कि वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि अभय और कविता एक ही क्लास में पढ़े हैं और अभय हमारे घर आ जाता है तो कविता थोड़ा हंसकर उससे बात कर लेती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कविता गलत है। हाँ, अगर तुम्हें समझाना है तो जाकर अपने भाई को समझाओ। मेरे घर आकर इतना हंगामा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं। मेरी बहू तुम्हारे भाई को बुलाने नहीं जाती, वह खुद ही हमारे घर आता है, तो इसमें मेरे बहू की क्या गलती है? मेरी सासू माँ के मुंह से मुंह तोड़ जवाब पाकर अभय की बहन और कुछ लोग अगल बगल के लोग तो एकदम सन्न रह गए। अभय के बहन के पास तो अब कोई जवाब ही नहीं था कि वह आगे कुछ कहे। अभी मेरी सासू माँ अभय की बहन को यही सब सुना ही रही थी, तभी अभय और उसके घर वाले भी दौड़ते हुए मेरे दरवाजे के सामने आ गए। अभय मेरी सासू माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ जी
अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। माँ जी, अगर दुनिया मेरे और कविता के रिश्ते को एक नाजायज़ रिश्ता का नाम दे रही है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले मैं कविता से प्यार करता था और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। वो तो गुनाह मैंने पहले किया था, पर जब से उसकी शादी हुई है और वह इतनी तकलीफ़ों से गुजर रही है तो उसका क्लासमेट होने के नाते और एक सच्चा दोस्त होने के नाते उसकी छोटी मोटी हेल्प कर देता हूँ और उससे दो बातें कर लेता कि उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाए। पर मैंने और कविता ने कभी भी अपने इस रिश्ते की सीमा को लांघा नहीं है, क्योंकि हम दोनों पढ़े लिखे समझदार हैं और हमें यह भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत। पर हाँ, अगर इस रिश्ते को बदनाम कर ही दिया गया है तो अब मैं इस रिश्ते को एक जायज़ नाम देना चाहता हूँ। मैं कविता से शादी करना चाहता हूँ। शादी का नाम सुनते ही अभय के घर वालों ने इसका विरोध किया और अभय से कहा, अगर तुम इस विधवा औरत से शादी की तो तुम्हें हम अपने जायदाद से बेदखल कर देंगे। अभय ने अपने घर वालों से कहा, अगर मैं कविता से शादी नहीं करूँगा तो वैसे भी मैं जायदाद से बेदखल हो जाऊँगा, क्योंकि तब मैं किसी से शादी नहीं करूँगा तो मुझे जायदाद मिले ना मिले इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए माँ जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कविता से शादी करना चाहता हूँ। पर मैं अभय के इस फैसले से सहमत नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने मेरा नन्हा सा बच्चा था और मुझे उसके बारे में भी सोचना था। इसलिए मैंने अभय से कहा, अभय मुझे माफ़ करना, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसने कहा, नहीं कविता, ऐसा मत कहो। भगवान ने हमें दोबारा मिलने का मौका दिया है, इस मौके को गवाओ मत। और अगर तुम्हें अपने बेटे की चिंता हो रही है कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ, क्या पता उसे प्यार दूँगा या नहीं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों का अब कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। आज से हमारा एक ही बेटा रहेगा। मेरी सासू माँ को तो मेरे और अभय के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। वह तो खुद ही चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान आ जाए और उससे मैं शादी कर लूँ। अभय के घर वाले और गांव वालों ने शुरू में तो बहुत विरोध किया, पर अभय के प्यार के आगे उन लोगों ने भी हार मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और अभय की शादी हो गई। आज मैं फिर से सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने मनचाहे पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। मन में एक अलग सा सुकून था। शायद अभय ही मेरा जीवन साथी बनने के लायक था। मुकेश से तो मेरी शादी गलती से हो गई थी। आज मैं अभय के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी सासू माँ भी हम दोनों के साथ ही रहती हैं, क्योंकि मेरे सिवाय उनका इस दुनिया में था ही कौन। और ज़िंदगी जीने का असली मज़ा क्या होता है, अभय के साथ शादी करने के बाद ही पता चला। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।